चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड आफ्टरनून बॉयज एंड गर्ल्स. I welcome you all to yet another session of CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स. CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स का हमारा दौर आगे लेकर चलते हैं, सिलसिला बढ़ रहा है. कल हमने एक लॉ कंप्लीट किया है, एक और लॉ इकोनॉमिक्स में जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. वी हैव कंप्लीटेड द पोर्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कल हमने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस समझा, जिसमें हमने कंसेप्ट समझा ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. कल मैंने होमवर्क दिया था, जैसे पहला वाला होमवर्क तो बहुत इजी था, सबने कर भी लिया होगा कल का कल ही, राइट. अब बात आती है हमारे सेकंड क्वेश्चन की. इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर किसे मिला है? बताओ किरण, क्या लॉजिक है आपका? सबसे पहले 6th यूनिट की बात करेंगे. ओके, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी एट 6th यूनिट? टेल मी. हाथ ऊपर कर फिर बोल. हाँ बोलो. दैट इज 5. बट व्हाट इज टोटल यूटिलिटी ऑफ 6? हाँ, ऑर्डिनल से तर काही अर्थार्थी संबंध नाही. नंबर मध्ये आपलं कॅल्क्युलेशन चालू आहे, तर फक्त कार्डिनल आहे. हियर वी आर अर्निंग ओनली कार्डिनल. डोंट टेल मी देयर आर टू मेथड्स. टेल मी लॉजिक. डू यू नो द कैलकुलेशन? मार्जिनल यूटिलिटी एट 6th यूनिट इज इक्वल टू 6 यूनिट टोटल ऑफ 6 minus 1, that is 5. टोटल युटिलिटी ऑफ 5, पण टोटल युटिलिटी ऑफ 6 ची व्हॅल्यू कुठून आणली? काय लॉजिक लावला? ऑर्डिनल कार्डिनल कुछ भी लॉजिक. चलो. हाँ हाँ नाइस. हाँ हाँ बोलो, क्या लॉजिक लगाया? एक मिनट. हाँ तिला कंप्लीट होना. बोलो बोलो. अच्छा ठीक है, ये लिख दिया मार्जिनल यूनिट ऑफ 6th यूनिट. आगे क्या करो बोलो. $48. 48 कहां से आया बेटा? 48 कहां? हाँ बोलो ना. 48 कहां से आया? हाँ 48 कैसे आया मुझे वो बताओ. हाँ एक मिनट, वो मुझे अभी ध्यान में आ गया मेरे, वो समझ गया मुझे, वो चिंता मत करो, वो मेरे समझ में आ गया. कल मुझे कोई क्वेश्चन नहीं किया, मैं प्रॉब्लम ऐसे फ्लो में दिया हूं, उसका कोई दिक्कत नहीं है. 2 मिनट थांबा. ए थांबा रे, रुको. हाँ क्वेश्चन ही जरा. ठीक है, आप क्वेश्चन करे कर, अब तू आंसर दे मेरे को. नहीं अब तू देगा बेटा आंसर. अब आंसर बेटा तुम ही दोगे. नहीं तुम रुको जरा रुको. ये टोटल यूटिलिटी है विच इज डिक्लाइनिंग, नॉट इंक्रीजिंग इन द सेम प्रोपोर्शन. अब बताओ आंसर क्या आना चाहिए 6 यूनिट का? ए बाड़ा, मैंने रीअरेंज किया है थिंक को. अब बताओ हर्षदा, तुम्हारा डाउट मैंने सॉल्व किया, अभी आंसर बताओ. मार्जिनल यूटिलिटी एट 6th यूनिट. कसं करणार अज्यूम? हाँ काय क्या? हाँ फर्स्ट 5 का 50. ओके. हाँ 610 चा 60 तर हाँ एक मिनट. हाँ कितना आ रहा आंसर? 8. कैसे? हाँ ये देखो, सबसे पहली बात, मार्जिनल यूटिलिटी एट 6 इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एट 6 माइनस टोटल यूटिलिटी एट 6 minus 1. यस और नो? अब अपने पास क्या है? टोटल यूटिलिटी एट 6 है क्या? नहीं है. डायरेक्ट टोटल यूटिलिटी एट 10 है. तो क्या करना है समझने की कोशिश करो. ऐसा सेम क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में दिया गया है. अभी क्या करना है समझने की कोशिश करो. हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 6 कहां पे आ रहा है? 10 में आ रहा है, तो सीधा ये क्या है? 60
माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 कितना हुआ? 60 माइनस 50 कितना हुआ? 10. Now this 10 is the marginal utility for 5 units, that is from 6, 7, 8, 9 and 10. So what will be the marginal utility for 1 unit? 10 by 5 is equal to 2. So 2 is the marginal utility. This is the logic. समझे? नहीं समझे ना? फिर से समझो, मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो. पहली मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 5 यूनिट तक 50. 5 यूनिट तक कितनी है? 50. 10वें यूनिट में कितनी हो रही है मेरी? 60. Yes or no? Now what is the change in utility? 60 minus 50, which is equal to 10. Now this change in utility of 10, is it for 1 unit change or is it for 5 unit change? कितने यूनिट के लिए है ये? 5. तो 1 यूनिट के लिए चेंज कितना होगा? डिवाइडेड बाय 5 is equal to 2. So 2 is my marginal utility for 6th unit, 7th unit, 8th unit, 9th unit and 10th unit. और 5 यूनिट का पूरा मार्जिनल यूटिलिटी चेंज अगर निकाला तो वो कितना आ रहा बेटा मेरा? 10. समझे लॉजिक? अब समझे? अब समझे? समझा क्या हर कोई? समझा? 2 आंसर कैसे आया? ऐसा सेम एमसीक्यू आपको मॉड्यूल में दिया गया है. सेम क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में दिया गया है. उस मॉड्यूल का क्वेश्चन आप देख लेना, चाहो तो उसे बाद में छुड़ा लेना. तो यही चीज की है. 5-5 यूनिट का कंजम्पशन दिया गया है. अभी देखो नेक्स्ट क्या है मेरा? 11th के लिए पहले 10 यूनिट का कितना दिया है मेरे को कंजम्पशन? 60. 15 का डायरेक्ट कितना दिया है? 70. तो 70 माइनस 60 कितना हुआ मेरा? 10. कितना हुआ बेटा? 10. नाउ दिस 10 इज द मार्जिनल यूटिलिटी और चेंज इन यूटिलिटी विद द चेंज इन 5 यूनिट कंजम्पशन. कितना यूनिट कंजम्पशन चेंज है? 5. लेकिन मुझे 1 यूनिट का चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना आएगा मेरा सिंगल यूनिट का? 2. तो सिंगल यूनिट 11 सिंगल है, तो उसका यूटिलिटी क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी फिर 2. लॉजिक समझा? सबको समझा? किसी कुछ पूछना है? किसी कुछ पूछना है? यस और नो? हाँ. अरे भाई जो दिया वाला है उसके हिसाब से चलो, वो कम होगा नहीं होगा बात की बात है. अभी एक कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं. अगर ऐसा आता तो कैलकुलेशन ऐसा करना है. वो कैलकुलेशन ऐसा थोड़ी एग्जैक्ट 60 का 7वां कम करेंगे 7वें को अभी हम 5-5 का कंजम्पशन कर रहे हैं. तुम जो बोल रहे हो कि भाई सर मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगी, अभी मैंने चुप एग्जाम्पल ऐसा रैंडमली ले लिया है. तो अभी इस एग्जाम्पल को मत देखो. यहाँ पे 5 यूनिट का मिलकर एक कंजम्पशन है. समझ में आ रहा है क्या? या सिंगल यूनिट का कंजम्पशन नहीं है. यहाँ पे 5 यूनिट का कंजम्पशन है. 5, 10, 15. हम मल्टीपल ऑफ 5 में कंजम्पशन कर रहे हैं. तो यूटिलिटी चेंज भी हम मल्टीपल 5 में ही समझने की कोशिश कर रहे हैं. समझे? और कोई डाउट? और कोई डाउट? और कोई डाउट? हाँ हाँ हाँ. डिक्रीजिंग में नहीं आता, वो गलती से आ गया. हाँ, कि जैसे आप कंजम्पशन करते रहोगे टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी, लेकिन बढ़ने की स्पीड कम होती है. लेकिन नेगेटिव तो बहुत दौर के बाद जाता है. जब नेगेटिव जाएगा तो फिर वो माइनस आएगा. हाँ, कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है. कल देखा ना अपन ने, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी नेगेटिव, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी 0, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव. यस और नो? ये कल देखा था ना हमने. ठीक है, मिल गया जवाब. अगर नेगेटिव भी जाए तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकता है. यस, एनी डाउट? चलो, आई होप यू हैव गॉट द आंसर. कि ऐसा अगर 5-5 यूनिट का कंजम्पशन है और बोला मार्जिनल यूटिलिटी निकालो, तो हम 2-5 के बीच का फर्क निकालेंगे और जो चेंज मिलेगा उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे. समझ में आया? 10-10 यूनिट का कंजम्पशन होता है तो जो चेंज है उसको किससे डिवाइड करते हैं? 10 से. आया ना? राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. अगले पॉइंट की तरफ अपने को बढ़ना है, जो कि है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. Law of equimarginal utility is little bit different, but is also given by Professor Alfred Marshall. सर बोलेंगे सब चीज इसने ही दी है क्या? इसलिए राइटली हम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कह सकते हैं.
जैसे पूरे इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ को कहा जाता है, मतलब पूरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट जन्म को लाने के लिए किसी ने काम किया है तो वो एडम स्मिथ है। ठीक उसी तरह से इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच को एक अलग ब्रांच के तौर पे एस्टैब्लिश करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी का तो है, तो वो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज आल्सो गिवन अनदर लॉ विच इज आल्सो बेस्ड ऑन मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो कार्डिनल मेजरमेंट को अडॉप्ट करता है और जो कहता है दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद येट अनदर लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ इक्वी marginal utility. What does the statement of the law state? The law of equimarginal utility states consumer maximizing utility. Its total utility will allocate his income among various commodities in such a way that the marginal utility of the last rupees spent on each commodity is equal. The consumer will spend his money. इसे अगर सिंप्लीफाई करना है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के स्टेटमेंट को, तो मैं ये कहूंगा द कंज्यूमर विल स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज और गुड्स इन सच अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस। किसी भी चीज का जब आप पेमेंट करोगे, प्राइस पे करते हो, तो उसमें से जितनी एडिशनल या चेंज यूटिलिटी मिल रही है उतना ही ज्यादा आप पैसा उसको दोगे। अगर आपको किसी चीज से यूटिलिटी नहीं मिल रही है तो क्या आप उसके लिए एडिशनल प्राइस पे करने के लिए रेडी रहोगे? हम पैसे उसी चीज के पे करके चीज खरीदते हैं जिससे हमें कोई यूटिलिटी मिले। कोई चीज का यूटिलिटी लेने, जैसे कि ये पेन 6000 का है, ये पेन 6000 का है, गरीब आदमी यूज कर रहा है, 6000 का पेन है, बाय डिफॉल्ट 6000 का पेन है, बिकॉज दिस इज अ डिजिटल पेन। अब ये पेन 6000 रुपए का है, लेकिन इस पेन का इस्तेमाल सिर्फ टच लैपटॉप पे होता है, वो भी लेनोवो के होता है। जैसे मेरा लेनोवो का योगा का टच लैपटॉप है, सिर्फ इसी के ऊपर ये पेन का इस्तेमाल हो सकता है। अब ये 6000 की पेन है, विष्णु खरीदेगा क्या पेन? क्योंकि विष्णु के पास लैपटॉप ही नहीं है। विष्णु डज नॉट हैव एनी यूटिलिटी। आई हैव एन यूटिलिटी बिकॉज आई कैन यूज दिस फॉर माई टीचिंग, बट डज विष्णु हैज यूटिलिटी? नो। तो जब उसको यूटिलिटी ही नहीं इस पेन को खरीदने में, तो क्या विष्णु पागल थोड़ी है जो 6000 रुपए ऐसी चीज के ऊपर खर्च करेगा? वो तो इससे अच्छा दोस्तों के साथ पार्टी करेगा, है ना? विष्णु इज वेरी स्मार्ट, है ना विष्णु? है ना? यस। गणेश किधर है? हाँ इधर है, आज पीछे नहीं बैठा। ओके नाइस। सो हाँ ओके, क्यों बैठ रहे हो? हाँ भाले, हाँ डोंट डू दैट, ठीक है। सब इससे बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब क्या है मेरा कि ये पेन है बेटा 6000 की, इस पेन में से विष्णु को, हमारी विष्णु को कोई यूटिलिटी नहीं है। विष्णु का अगर यूटिलिटी नहीं है तो विष्णु इसके ऊपर 6000 क्यों खर्चे? तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब कभी भी किसी चेंज कमोडिटी पे या एडिशनल कमोडिटी पे जो कंज्यूमर प्राइस पे करता है, वो प्राइस उतना ही उसके ऊपर पे करेगा जितनी एडिशनल यूटिलिटी उसको उसमें से मिल रही है। जितनी एडिशनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट को परचेज करके मिलेगी, उतनी ही एडिशनल प्राइस आप उसके लिए पे करोगे। क्योंकि अगर एडिशनल यूटिलिटी ही नहीं मिल रही, चेंज इन यूटिलिटी नहीं है, तो चेंजिंग प्राइस के साथ क्या आप उस चीज को खरीदने में या डिमांड करने में पसंद ही रखोगे? नहीं, राइट। सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि कंज्यूमर के पास जो इनकम होता है, उस इनकम को वो इस तरह से स्पेंड करेगा कि हर कमोडिटी या एडिशनल कमोडिटी या चेंज इन कमोडिटी पे जो से स्पेंडिंग करता है, उतनी ही यूटिलिटी उसमें से वो डिराइव करने की कोशिश करता है। क्योंकि कंज्यूमर क्या है बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में रैशनल है। बेफिजूल के खर्चा करता है क्या? वो नहीं। क्या वो सुहास के जैसे 20-30 रुपए की सब्जी 100 रुपए में लेके आएगा क्या? नहीं। लेकर आएगा क्या? नहीं। वो क्या है? रैशनल है। वो 30 रुपए देगा तो ये देखेगा कि 30 रुपए की यूटिलिटी उसको मिल रही है, जितना दाम दे रहे उतनी यूटिलिटी मिल रही है, तभी वो पैसे खर्च करेगा। बिकॉज कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू बी रैशनल। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये स्टेट करता है कि कंज्यूमर जब कभी भी अपनी इनकम स्पेंड करता है, उसे इस तरह से स्पेंड करेगा कि जितना प्राइस वो पे कर रहा है उतनी ही यूटिलिटी उसमें से वो डिराइव करने की कोशिश करेगा। Will you pay for a commodity like this pen for 6000 when you don't have any utility out of it? No. You will be ready to pay 6000 only if you find proper utility of this 6000 rupees pen. Like I'll be ready to pay 6000 because I find utility of this pen. हाँ या ना? Yes or no? Yes or no? Right? So, as per the law of equimarginal utility, as per the law of equimarginal utility, marginal utility of x upon price of x is equal to marginal utility of y upon price of y upon marginal utility of z upon price of z is equal। और इस लॉ का क्या कहना है
कि कंज्यूमर जो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के ऊपर स्पेंडिंग करता है, वो स्पेंडिंग कुछ इस तरह से करेगा जहां से उसको सभी गुड्स में से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले। क्योंकि अगर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है, इक्वल सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेट्स से दो कमोडिटी है, दो कमोडिटी में से एक कमोडिटी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, दूसरे कमोडिटी से कम सेटिस्फेक्शन है, बट ऑब्वियस आप सारा पैसा किस में स्पेंड करोगे? उस कमोडिटी में जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा है नहीं है ना? बट ऑब्वियस कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूमर क्या करेगा? ज्यादा पैसे ऐसी चीज में खर्च करेगा जहां पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। इसीलिए स्पेंडिंग को जिस तरह से करता है कंज्यूमर कि सभी कमोडिटी से उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि सभी कमोडिटी में से अगर उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अगर सभी कमोडिटी में से अगर उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है तो ही वो इक्वल स्पेंडिंग सभी कमोडिटीज के ऊपर करेगा। क्योंकि अगर इक्वल सेटिस्फेक्शन कमोडिटी से नहीं मिलता, किसी कमोडिटी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो स्पेंडिंग उस कमोडिटी के ऊपर ज्यादा रखेगा। क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में क्या हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है? नहीं, वी वांट टू बाय डिफरेंट गुड्स, बट वी विल बाय डिफरेंट गुड्स इन सच अ मैनर that we will be getting the same level of satisfaction after buying each and every commodity we buy. Yes or no? या फिर एक ही चीज को बाय करके कमोडिटी को बाय करते करते आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, बट ऑब्वियस आप पूरी लाइफ वो एक ही चीज खरीदते रहोगे। Yes or no? राइट? जैसे गर्ल्स ड्रेस पे ड्रेस, ड्रेस पे ड्रेस, ड्रेस पे ड्रेस खरीदते जाते, खत्म ही नहीं होता इनका सेटिस्फेक्शन लेवल, कभी कम ही नहीं होता। चलिए अब इसको थोड़ा और न्यूमेरिक वे से समझते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी is again based on marginal utility analysis. Marginal utility analysis क्या assume करता है? That utility can be measured in terms of numbers. That is cardinal measurement of utility. वैष्णवी इकडे लक्ष ठेव, कल भी मैं आपको डांटा, अगर अगली बार कल से डांटू मैं सीधा भगा दूंगा क्लास से। आप अगर क्लास में हो तो क्लास में यहाँ ध्यान दिया करो। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है? दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि हम यूटिलिटी जो मिल रही है उसे नंबर्स में अज्यूम कर सकते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस लॉ, जहां पर हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। तो कुछ नंबर्स लेते हैं, कुछ यूटिलिटी लेते हैं, कुछ प्राइस लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ठीक है, नाउ टेक एग्जांपल ऑफ कमोडिटी where we have wheat, rice and दाल। जैसे मैंने कहा कि इंसान जब चीजें खरीदता है, क्या एक ही चीज खरीदता है? क्या अनगिनत चीजें खरीदता है? उन अनगिनत चीजों में से मैंने तीन चीजें यहाँ पे कंसिडर की है, व्हीट, राइस, दाल। लेट्स से राइस आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, तो आप आपका पूरा इनकम किसके ऊपर स्पेंड करोगे? राइस के ऊपर, हाँ या ना? यस और नो? लेकिन अगर तीनों भी कमोडिटी इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं तो आप तीनों भी कमोडिटी के ऊपर अपनी स्पेंडिंग करोगे, हाँ या ना? इसीलिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? हर वो कमोडिटी जिसके ऊपर आप जितना प्राइस पे कर रहे हो वो उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको देता है। जितना आप प्राइस पे कर रहे हो उतना अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता तो आप उस कमोडिटी का कम डिमांड करोगे। इसलिए क्या होता है? इक्वी मार्जिनल, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वल चेंज इन यूटिलिटी। जैसे प्राइस चेंज होगा उतनी इक्वल यूटिलिटी आपको वो कमोडिटी देगा, तभी जाकर आप उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड करोगे। यस और नो? राइट? नाउ आई एम कंसीडरिंग थ्री कमोडिटीज, व्हीट, राइस एंड दाल। तीन कमोडिटी कौन से कंसीडर किए मैंने? व्हीट, राइस एंड दाल, अन्नम, पप्पू, तिन्नवा। ओके, सो अन्नम, पप्पू, तिन्नवा तीन कमोडिटी कंसीडर किए, व्हीट, राइस, दाल। इसके अलग अलग प्राइस है। प्राइस है 1 रुपीज पर केजी, 1 रुपीज पर केजी एंड 2 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब 1 केजी व्हीट की मार्जिनल यूटिलिटी है 10, दिया है, ऑलरेडी दिया है, गिवन। 1 केजी राइस की मार्जिनल यूटिलिटी है 20 और 1 केजी दाल की मार्जिनल यूटिलिटी है 35। ओके, अब 1 केजी को ऑब्जर्व करो। सबसे ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट केजी में कहां पर है? दाल में। यस और नो? कहां पर है बेटा? दाल में। तो अगर तीनों की मार्जिनल यूटिलिटी अगर मैं देखूं तो ज्यादा यूटिलिटी मुझे कहां मिल रही है? दाल। तो मैं सिर्फ दाल ही खरीदूंगा ना, है ना? अगर तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं, तीनों में मुझे ज्यादा यूटिलिटी कहां पे मिल रही है? दाल। तो ऐसे मैंने मेरी पूरी इनकम कहां स्पेंड करनी चाहिए? क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर क्या कहता है? कंज्यूमर बिहेवियर ये कहता है कि कंज्यूमर इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन।
मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव करने के हिसाब से कंज्यूमर स्पेंडिंग करता है, और मैक्सिमम यूटिलिटी सिर्फ दाल में मिल रहे थे, काम करते सिर्फ दाल ही लेते, दाल ही खरीदते, दाल ही पकाते, दाल ही पीते, दाल ही से गुजारा चलाते हैं। ऐसा होता है क्या? पर नहीं। ठीक है, अब सेकंड केजी में ऑब्जर्व करो, मार्जिनल यूटिलिटी एट 2 kgs ऑफ व्हीट इज 8, राइस इज 12 एंड दाल इज अगेन 28। फिर से अब मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा कहाँ है? दाल में, तो चलो भाई दाल ही खरीद लो। फिर थर्ड क्वांटिटी में देखो तो दाल ही ज्यादा है, फोर्थ में भी देखो दाल ज्यादा है। तो पूरे एग्जाम्पल को अगर देखे तो कंज्यूमर ने सिर्फ एक ही चीज खरीदना है, दाल 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 दाल। बस खाने में बेटा भी दाल, रात को डिनर में बेटा भी दाल, ब्रेकफास्ट में है तो भी दाल, सिर्फ दाल। क्योंकि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर क्या कहता है? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन शुड बी मैक्सिमम। बट डू वी बिहेव सो? डू वी बिहेव सो? नो, because every other commodity got to give us equal level of satisfaction, जिसके चलते हम सारे कमोडिटी परचेज करते हैं। और वो जो बिहेवियर है वो समझाया जाता है वाई द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे? तो समझने की कोशिश करो। केस 1, पहले हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम दो ही कमोडिटी कंसिडर कर रहे हैं। वी आर परचेजिंग 2 commodities, दैट इज व्हीट एंड राइस। लेट्स से मेरे पास पैसे है, इन पैसों से मैं दो ही चीज खरीदने वाला हूं, एक तो व्हीट, दूसरा है राइस। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? mu ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y। x और y क्या है? कमोडिटीज है। x कमोडिटी कौन सा हो गया मेरा? व्हीट। x कमोडिटी कौन सा हो गया मेरा? व्हीट। और y कमोडिटी क्या हो गया मेरा? राइस। ये प्राइस नहीं है, राइस है। y कमोडिटी क्या हो गया मेरा? राइस। तब यहां पे लॉ क्या बोल रहा है? mu ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ wheat डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ wheat शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ राइस अपॉन प्राइस ऑफ राइस। सी, this is price and this is the different marginal utility. So let's calculate marginal utility divided by price for every situation. For every situation. Situation 1, 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg. So marginal utility divided by price at first kg. Marginal utility कौन सी इसकी देख रहे बेटा? wheat. wheat में 1 kg में marginal utility कितनी है? एक मिनट को इसको गच्चे साफ करने दो। अब देखो, 1 kg राइस की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय 1 kg राइस का प्राइस कितना है? 1। तो 10 बाय 1 इज इक्वल टू 10। देखो प्राइस कितना है? 1। मार्जिनल यूटिलिटी एट 2 kg कितना है? 8। कितना है बेटा? 8 डिवाइडेड बाय प्राइस कितना है? 1। प्राइस अभी भी कितना है? 1। 8, 6 एंड 5। तो देखो यहाँ पे 2 kg में 8 by 1, 3 kg में 6 by 1 और 4 kg में 5 by 1। So marginal utility of wheat upon price of wheat at different kgs is equal to 10, 8, 6 and 5। कैलकुलेशन समझा? कैलकुलेशन समझा क्या? किसी कोई प्रॉब्लम है? एनी डाउट? एनी डाउट? अब आओ राइस की तरफ। राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ राइस अपॉन प्राइस ऑफ राइस। 1, 2, 3, 4 kg में अपने यूटिलिटी निकालना है। कितनी कितने बेटा? 20, 12, 6 एंड 2। 20, 12, 6 एंड 2। व्हाट इज द प्राइस? 1। सो बड़ो बेसिक क्या रहेगा? 20 by 1, 12 by 1, 6 by 1 एंड 2 by 1। So mu marginal utility by price at 1 kg is equal to 20, at 2 kg is equal to 12, at 3 kg is equal to 6 and 4 kg is equal to 2। जहां पे हमने ऊपर ऑब्जर्व किया कि सभी सिचुएशन के अंदर यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन अगर करना है तो एक ही कमोडिटी खरीदना चाहिए। वो क्या है हमारा? वो क्या है हमारा? दाल। लेकिन कंज्यूमर जब मार्केट में एक से ज्यादा कमोडिटी खरीदता है तो अपने पैसों को बाकी कमोडिटीज में कुछ इस तरह से स्पेंड करता है कि हर किसी में से जो चेंज यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी उसे मिल रही है वो सेम और इक्वल मिल रही है। वो सेम और इक्वल मिल रही है। फॉर्मूला क्या है? marginal utility of x should be equal to marginal utility of y. That is marginal utility of wheat upon price of wheat should be equal to
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ राइस अपॉन प्राइस ऑफ राइस। वो कहां पे है देखो, अगर इस टेबल को ऑब्जर्व करो, ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों इक्वल है? yes or no? So please answer me. Marginal utility of wheat divided by price of wheat at third kg कितना है? 6। कितना है बेटा? 6। Marginal utility of rice upon price of rice at 3 kgs is 6. So if I buy 3 kgs of rice, if I buy 3 kgs of wheat, in both the scenario, marginal utility by price is 6. Yes or no? It is same and equal. हाँ ना? The marginal utility by price, right, is same in both the case. So does it make difference if I buy 3 kgs of wheat and 3 kgs of rice? Yes. So I can buy both the commodities, that is 3 kgs of wheat and 3 kgs of rice. Why I will decide to buy 3 kgs of wheat and 3 kgs of rice? Because in both the scenarios, mu by price is equal. Marginal utility or change in utility divided by its price is equal. Yes or no? अभी दोनों में सिनेरियो में mu by price कितना है? 6 है। कितना है? 6। So एडिशनल प्राइस के साथ एडिशनल यूटिलिटी दोनों सिनेरियो में कितनी मिल रही है? 6। So doesn't it make a difference? So there is equal utility which we are getting from both the commodities. There is an equal utility which we are getting from both the commodities. So while buying between two commodities, which combination I'll choose? I'll choose this combination where I'll buy 3 kgs of wheat and 3 kgs of rice, because by buying and spending on wheat and rice for 3 kgs, I will be deriving same level of satisfaction as per the price paid. Is it okay? समझा? हाँ या ना? हाँ या ना? किसी को पूछना है? इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जिस हिसाब से हम हमारा पैसा 2-3 कमोडिटी, 3 से ज्यादा कमोडिटी में कुछ इस तरह से बांटेंगे कि हर कमोडिटी का एमयू बाय प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी बाय प्राइस इक्वल हो, तभी जाकर हम इक्वल तरीके से इन सभी कमोडिटी के ऊपर स्पेंडिंग कर सकते हैं। अब 2 कमोडिटी तो अपने को मालूम है, व्हीट, राइस। अब लेट से अपने को दाल भी खरीदना है। अब दाल भी खरीदना है तो दाल कितने केजी खरीदना है वो डिसाइड करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दाल अपॉन प्राइस ऑफ दाल। जैसे इन दोनों का किया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 35, 28, 20, 12। व्हाट इज द प्राइस? 2 रुपीज पर केजी। तो केस टू कमोडिटी इन कंसिडरेशन तीनों। फर्स्ट यूनिट 35 है मार्जिनल यूटिलिटी, डिवाइड बाय प्राइस कितना है? 2। तो वो कितना हो बेटा? 17.5. It will be 17.5. So when I come at 2 kgs, it will be 28 divided by 2, which is equal to 14. Yes or no? So when I come to third kg, it will be 20 divided by 2, which is equal to 10. And finally, when we calculate the marginal utility at 4th kg of dal, it will be 12 by 2, which is equal to 6. So if I have to make a choice between 3 commodities in a equal manner, following the law of equimarginal utility, then I'll have to see that marginal utility of wheat upon price of wheat should be equal to marginal utility of rice upon price of rice, and marginal utility of dal upon price of dal is equal. ऊपर वाले सिनेरियो में कहाँ इक्वल है बेटा? वो थर्ड को 3 क्वांटिटी पे, इस वाले कॉम्बिनेशन पे। यस और नो? और दोनों इक्वल है तो मैचिंग कितना हुआ उसका? 6। अब थर्ड वाले कमोडिटी के सिचुएशन में 6 वैल्यू कहां पर आई है? एमयू बाय प्राइस 4 kg पे। तो इसका मतलब क्या है? इफ आई बाय 2 kg, 3 kg ना, सॉरी 3 ना, 3 kgs ऑफ व्हीट, 3 kgs ऑफ राइस एंड 3 kgs ऑफ दाल, 4 kg, सॉरी। If I buy 3 kgs of wheat, 3 kgs of rice and 4 kgs of dal, mu by price, that is of wheat, is equal to mu of rice upon price of rice is equal to mu of dal upon price of dal, which is equal to 6, is equal to 6, is equal to 6. Is it equal in 3 scenario? Is it equal in 3 scenario?
So for maintaining law of equimarginal utility and deriving the same level of satisfaction after purchasing three commodities, how much quantity of each commodity I'll purchase? I'll purchase 2 kgs of rice, 3 kgs of rice, I'll purchase 3 kgs of wheat and I'll buy 4 kgs of दाल. इस तरह से मैंने अलग अलग कमोडिटी में चॉइस किया और अलग अलग कमोडिटी के अलग अलग क्वांटिटी कुछ इस तरह से परचेज किए कि सभी में से जो मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस मुझे मिल रहा है वो कितना है बेटा? इक्वल है. क्योंकि एमयू बाय प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी बाय प्राइस अगर अलग अलग है तो जिसका एमयू बाय प्राइस ज्यादा रहेगा हम वो कमोडिटी को ही ज्यादा परचेज करेंगे. लेकिन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? इस तरह से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को मीटअप करके एमयू बाय प्राइस निकाले, इक्वली हम सब बजट को सभी गुड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. अब मेरे पास जो पर्याप्त बजट होगा उस पर्याप्त बजट से मैं 3 किलो व्हीट लूंगा, 3 किलो राइस लूंगा, 4 किलो दाल लूंगा और सभी 3 कमोडिटीज में से इक्वल यूटिलिटी डिराइव करूंगा. इज इट ओके? नहीं तो सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी कंपेयर करते हमने एक ही कमोडिटी लेना चाहिए था, दाल. लेकिन एक दाल से काम चलता है क्या? नहीं, हमें और 2 कमोडिटी लेनी है, साथ में दाल भी लेना है. तो तीनों कमोडिटी की चॉइस ऐसी करो कि तीनों कमोडिटी में से एमयू बाय प्राइस जो हमें मिल रहा है वो है इक्वल, जो कि है 6, फॉर विच वी बाय 3 kgs of wheat, 3 kgs of rice and 4 kgs of dal. Are we clear? This is what we call as law of equimarginal utility. Hence we are going to purchase 3 kgs of rice, 3 kgs of dal, 3 kgs of wheat, 3 kgs of rice and 4 kgs of dal, as the ratio of marginal utility by price is equal at 3 kgs, 3 kgs and 4 kgs respectively. Any doubt? अब समझो स्टेटमेंट क्या बोलना है उनका. The consumer will spend his money on different commodity in such a way that the marginal utility of each good is equal to its price. क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जितनी उसको मिल रही है उतना ही प्राइस वो पे कर रहा है, तभी जाके वो चीज को खरीदेगा. अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम है, प्राइस ज्यादा है, तो ऐसे कमोडिटी के ऊपर हम स्पेंडिंग नहीं करते. दिस इज व्हाट इज गिवन इन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. यस एनी डाउट? एनी डाउट? यस एनी डाउट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट. सो यहां पर हम खत्म करते हैं डिस्कशन ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्कशन ऑन both the law, now let's further go on to understanding certain assumptions. Now these assumptions are specifically regarding the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility के कुछ assumptions है जो हमें देखने हैं. मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में जो हमने assumptions देखे थे वो assumptions तो है, उसके अलावा और कुछ assumptions एक्स्ट्रा में है जो कि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में देखते हैं. जिसमें पहला पॉइंट हमारा जो है वो है रैशनैलिटी. कंज्यूमर शुड बी रैशनल. रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? जो मार्केट की परफेक्ट नॉलेज रखता है, जो मार्केट की परफेक्ट नॉलेज रखता है. जैसे हमारे एग्जांपल में सुहास इज ए इरैशनल कंज्यूमर, राइट, जो 30 रुपए के सब्जी के लिए 100 रुपए दिया है. सो दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट अप्लाई टू सुहास. क्योंकि अजम्पशन क्या है? पहला रैशनैलिटी, कंज्यूमर शुड बी रैशनल. सेकंड, कार्डिनल मेजरमेंट. यूटिलिटी मेजर करने के 2 तरीके हैं, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है? दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, जैसे हमने अभी किया है. नेक्स्ट, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. मनी इज अ काइंड ऑफ अ कमोडिटी, जितना ज्यादा हो उतनी ज्यादा यूटिलिटी है नहीं है, राइट. पैसे ऐसी चीज है जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा यूटिलिटी रहेगी. इसलिए जरूरी क्या है कि मनी की यूटिलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि मनी की यूटिलिटी बदलती रही उसके साथ डिमांड भी हमारा बदलता रहेगा और उसके मुताबिक हमारी यूटिलिटी भी चेंज होती रहेगी. इसलिए मनी की कांस्टेंसी रहना, मनी की यूटिलिटी की कांस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है. अगला पॉइंट है द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. यूटिलिटी एक इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है जो किसी चीज के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है. मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर ये 4 अजम्पशंस मैंने पढ़ाए थे. ये 4 अजम्पशंस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में अप्लाई करते हैं. इसके अलावा और कुछ लिमिटेशंस भी है. तो वट एवर अजम्पशंस वी लर्न इन मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस सेम अप्लाइज टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. यस और नो? हाँ या ना? राइट.
आगे बढ़ो फिर, नेक्स्ट चलते हैं अब लिमिटेशंस की तरफ। लिमिटेशन क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट, होमोजेनस यूनिट। होमोजेनियस यूनिट, homogeneous unit is the one of the prima facie, you can say, limitations of law of diminishing marginal utility। homogeneous unit का मतलब, homogeneous का मतलब होता है आइडेंटिकल। क्या होता है बेटा? आइडेंटिकल। अब जब हम यूटिलिटी मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, कल जैसे हमने विष्णु के केस में देखा, पहली चपाती, दूसरी चपाती, तीसरी चपाती, चौथी चपाती, पांचवी चपाती, छठी चपाती, तो हम यूटिलिटी को मेजर करने की कोशिश कर रहे थे और हर यूटिलिटी, हर कंजम्पशन के साथ जो चेंज इन यूटिलिटी है वो देख रहे थे। लेकिन ये तब हो पाएगा जब 6 चपातियां मम्मी ने उसे दी है वो आइडेंटिकल शेप और साइज के होते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पहली चपाती जो मम्मी ने दी वो ये साइज की बनाई, हाँ, और बाद में जब दूसरी चपाती दी मम्मी ने तो उसका साइज दे दिया ये। वो जैसे ही टूटा पहली चपाती पे तो मम्मी ने देख लिया बेटा पेट में तो डायनासोर दौड़ रहे हैं, तो मम्मी ने बोली बार बार उतना कई को करना, तो एक ही बार में इतनी बड़ी चपाती बना दी। छठी चपाती तक जाने का मौका भी आएगा क्या? यहीं पे सब खत्म हो जाएगा, आया ना? यहीं पे सब खत्म हो जाएगा। छठी चपाती तक जाने के लिए सारे 6 चपाती एक ही आइडेंटिकल शेप और साइज के होने चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6। सी आई कैन कुक ऑल्सो नाइसली, एकदम राउंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, है ना? तो अब देखो 6 चपाती कंज्यूम इस तरह से होंगे तो हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे। जैसे हम फ्रूटी की बात कर रहे हैं, 250 पैकेट ऑफ फ्रूटी, टेट्रा पैक छोटा वाला। जैसे जैसे मैं एक एक पैकेट पीता जाऊंगा वैसे वैसे मेरी यूटिलिटी कम होती जाएगी, हाँ या ना? जैसे जैसे एक टेट्रा पैक 250 ml का मैं पीता जाऊंगा, हर एडिशनल कंजम्पशन के साथ मेरी यूटिलिटी ये डिमिनिश होती जाएगी, हाँ या ना? यस और नो? अब मान लो उसमें भी एक ट्रायंगल वाला छोटू सा पैकेट आता है, राइट? वो मेरे हिसाब से 50 ml का कुछ होता है, 50 ml का। वो उसमें फ्रूटी का मन कचरत ज्यादा है, मतलब वो उसके अंदर लिक्विड तो कुछ होता नहीं, उससे बड़ा तो उसका वो पैकिंग ही है। वो ऐसा लोग परचेस करो, कांडी डालो और पियो, पीने तक तो वो खत्म भी हो जाता है। यार सिंपल, शुरू होते पिक्चर खत्म हो जाती है। तब समझ लो इसनु हमारा वो ट्रायंगल वाला छोटा पैकेट ले लिया, इसनु बोला कि नाउ लेट्स ट्राई टू मेजर यूटिलिटी एंड लेट्स से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसने पहला वो छोटा सा पैकेट ले लिया, कांडी डाली, फिर करते खत्म। हाँ, अब इसके बाद इसनु ने डायरेक्ट टुक खंबा, अरे आई मीन्स एक मिनट रुको। उसके बाद विष्णु ने क्या किया, डायरेक्ट जो है वो बड़ी वाली जो बोतल आती है, बड़ी वाला जो टेट्रा पैकेट है जो कि हमारा 2 लीटर का है, सीधा सीधा 2 लीटर वाली बोतल उठा दी। अब मुझे बोलो, हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझना है, जहां एक एक करके कमोडिटी आफ्टर कमोडिटी हम कंजम्पशन करने वाले हैं। उतना सा पैकेट पी लिया तो उसमें यूटिलिटी मिलना तो कुछ नहीं, यहाँ गला भी सूखा नहीं, गिला नहीं हुआ, ऐसा बोल रहा, गला भी गिला नहीं हुआ अभी तक। फिर बाद में डायरेक्ट 2 लीटर की फ्रूटी की बोतल लेकर गड़ा 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 चालू हो गए। डिमिनिश होने का कुछ क्या कैलकुलेशन करने कुछ संबंध ही नहीं आता ना। समझ में आ रहा है कि बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? जब हम फ्रूटी इस तरह से 1 2 3 4 5 एक एक करके कंज्यूम करते जाएंगे, वैसे मेरी यूटिलिटी डिमिनिश होते जाएंगी। डायरेक्ट 2.5 लीटर की बोतल लिया, लगा लिया मुंह को, बोले चलने दो टॉप टू बॉटम। कैन यू मेजर डिमिनिशिंग यूटिलिटी इन दैट केस? कैन यू मेजर यूटिलिटी डिमिनिशिंग यूटिलिटी इन दैट केस? क्योंकि शुरू होकर जब तक खत्म करोगे तब तक डायरेक्ट यूटिलिटी कम हो जाएगी, तो कैसे डिमिनिश हो रही है वो समझ में भी नहीं आएगा। तो अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझना है तो कमोडिटी जो कंज्यूम की जा रही है वो होमोजेनस होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए।
जैसे कि किटकैट का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। छोटी किटकैट, छोटी किटकैट जो है 3, 4, 5 ऐसे एक एक करके खा रहे हो तो समझ में आ रहा है, राइट। मैंने पहली एक छोटी सी 10 रुपए वाली, 10 में आती है ना किटकैट, पहले 10 वाली किटकैट खा ली। बड़ी कितने की है सबसे बड़ी? 40 रुपीज वाली, ठीक है। अब पहली किटकैट 10 रुपए के खा ली और उसके बाद डायरेक्ट 40 रुपए वाली किटकैट खाई है, तो यही सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाता है। डिमिनिश होते हुए धीरे धीरे डिमिनिश होने का कोई संबंध ही नहीं। लेकिन वही 10-10 की 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे कंज्यूम करता जाऊंगा वैसे वैसे धीरे धीरे डिमिनिशिंग यूटिलिटी होती रहेगी। लेकिन ये करते वक्त कमोडिटी क्या होना चाहिए बेटा? आइडेंटिकल। क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल। इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज्यूम करता है कि कमोडिटी जो कंज्यूम किया जा रहा है वो आइडेंटिकल, हर चेंज इन कंजम्पशन क्वांटिटी इज ऑफ द सेम शेप एंड साइज ऑफ द कमोडिटी विच यू हैव ऑलरेडी कंज्यूम। क्योंकि छोटी सी फ्रूटी के बाद डायरेक्ट 2 लीटर की जो पूरा बॉटल पी रहा है विष्णु, तो उसके अंदर वो डिमिनिशिंग यूटिलिटी आप समझ नहीं सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। छोटी सी 10 रुपए किटकैट के बाद डायरेक्ट 40 रुपए की किटकैट कंज्यूम करोगे, यू कांट मेजर डिमिनिशिंग यूटिलिटी बिकॉज देयर इज चेंज इन द कमोडिटी विच यू आर कंज्यूमिंग। तो क्या बोलना है इनका पहला लिमिटेशन? होमोजेनियस यूनिट। हर कमोडिटी जो कंज्यूम की जा रही है इट शुड बी ऑफ इक्वल साइज, शेप, यस आया ना, इट शुड बी ऑफ इक्वल साइज एंड शेप एंड टेस्ट। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड विथ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमें प्यास लगती है तो प्यास लगने के बाद प्यास बुझाने के लिए जो हम कंजम्पशन करते हैं वो नॉर्मली 1 ग्लास ऑफ वाटर का होता है, हाँ या ना? 1 ग्लास ऑफ वाटर। सो कैन आई से फॉर डिराइविंग यूटिलिटी फ्रॉम वाटर वी एटलीस्ट कंज्यूम 1 ग्लास ऑफ वाटर, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझनी है। अब बोले एक्सपेरिमेंट करेंगे। बोले क्या? एक काम करो, 1 गिलास में पानी लेकर आओ। तब बोले आप क्या करेंगे? 1 चम्मच लेकर आओ। बोले हाथ में चम्मच रखो, प्यासा हूं मैं सुबह से, प्यास लगी मुझे, भयंकर प्यास लगी है। और हाथ में बोला रुको रुको रुको, एक्सपेरिमेंट करें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखते। तो बोले क्या करो? बोले एक हाथ में गिलास पकड़ो और चम्मच पकड़ो, पानी पीना चालू करो। मुझे प्यास भयंकर लगी है, ऐसी प्यास लगी बट मैं 2 लीटर पानी अभी पी जाऊंगा, इतनी प्यास लगी है। सुबह से पानी नहीं पिया, प्यासा प्यासा, बस लेक्चर देते जा रहा हूँ, लेक्चर जो मैराथन पे मैराथन, मैराथन पे मैराथन, देखो उसको प्यास लगी तो पानी पी रही। पिऊंगे बाहर काढू नको, राइट। सो अब इतनी प्यास लगी है मुझे कि बस पूछो मत कि मैं 3-4 ग्लास पानी तो अभी ऐसे ही पी जाऊंगा। अब मेरे हाथ में ग्लास थमा दिया और बोले चम्मच अब पियो। लेट्स मेजर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं हाथ में ग्लास पकड़ा हूं, चम्मच से अब पी रहा हूं। अब मुझे बोलो, मुझे इतनी प्यास लगी है, क्या लगता है जैसे जैसे चम्मच पीऊंगा तो यूटिलिटी कम होगी क्या? अरे और पियो ऐसा लगेगा। जैसे चम्मच से अगर मैं कंज्यूम करता चलूंगा, पानी पीते चलूंगा, तो एडिशनल जैसे चम्मच से मैं पानी पीता चलूंगा तो उससे यूटिलिटी मेरी कम होनी है या इंटेंसिटी बढ़नी है और यूटिलिटी बढ़ेगी? यूटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उस एक में मेरे को कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा ना। समझ में आ रही है बात? तो इससे क्या समझ में आ रहा है? कंजम्पशन कैसा रहना चाहिए? स्टैंडर्ड। कंजम्पशन कैसा रहना चाहिए? स्टैंडर्ड। देयर शुड बी स्टैंडर्ड कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। द लिमिटेशन स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ रीजनेबल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। एग्जाम्पल, 6 चपाती, 1 2 3 4 5 6। सुबह विष्णु उठा, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, वेकअप फ्रॉम बेड, ईट 1 चपाती, डन। यूटिलिटी इसको मिली 10। विष्णु थोड़ा घुमा करा, थोड़ा हिलडुल किया, पूरा सा एडजस्ट कर लिया, फिर बाद में थोड़ा व्यायाम करके आया, फिर बाद में नहाया धोया, नहा धो के आया, ब्रेकफास्ट के लिए बैठा, 2nd चपाती, डन। अब इसमें भी वापस 10 की यूटिलिटी मिलेगी क्योंकि 2 कंजम्पशन के बीच में गैप हो गया। पेट खाली था, सुबह उठे ही चर लिए, चरने के बाद 10 की यूटिलिटी मिल गई। अब 10 यूटिलिटी मिलने के बाद घंटा 2 घंटा इधर घुमा के टाइम पास करके आ गए, गप्पे मार के हमारे गणेश के घर पे जाके आके गणेश कैसा है क्या हाँ हूँ करके दोस्त पूरे घुमा के आए, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके आए और फिर बाद में घर पे वापस आए, नहाए धोया, मम्मी को बोले वापस
वापस अभी 1-1.5 घंटा पहली चपाती खाकर टाइम हो चुका है, वापस अब सेकंड चपाती वो कंज्यूम कर रहा है। क्या लगता है यूटिलिटी कम होगी? नहीं, क्योंकि वापस 2 घंटे में जगह बना दी विष्णु ने, हमारे 2 घंटे में विष्णु ने जगह बना दी, तो उसने सेकंड चपाती खा ली। फिर वो मम्मी क्या बोला, एक काम कर मम्मी, तुम एक काम करो, मुझे 3 चपाती टिफिन में दे दो, ठीक है। विष्णु आया, मैथ्स लेक्चर, भक्ति मैम बोले विष्णु नॉट डन होमवर्क 5 टाइम, टेंशन अंदर का पूरा हजम हो गया। अब मैथ्स का लेक्चर हो गया, गणेश आता माझं डोकं काम करत नाही, आता माझं डोकं काम करत नाही, तो गणेश से डोंट वरी विष्णु, ओपन अ टिफिन, ईट 1 चपाती। मैथ्स का लेक्चर हो गया, विष्णु पीछे बैठ के निकाल के 1 चपाती ईटिंग, एडजस्टमेंट हो गया। घर से निकलने से पहले खा के आया, मैथ्स के लेक्चर में 1.5 घंटे को मैम ने फुल टेंशन दिया, 5-5 बार होमवर्क करना है, वो सोच के टेंशन आ गया, अंदर का पूरा हाजमा हो गया, अब पेट खाली हो गया, भूखा दिमाग काम नहीं करा। गणेश ने कहा विष्णु ईट 1 चपाती, विष्णु गपचुप खा लिया, सैटिस्फैक्शन। फिर बाद में सुजीत सर का लेक्चर हुआ, चलो ठीक है, आराम आराम से चलता रहा। बाद में अकाउंट, अकाउंट का लेक्चर हो गया। अकाउंट का लेक्चर में सर ने बोले विष्णु यू हैव नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम प्रॉपरली, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स वापस से। फिर वापस से टेंशन, दिमाग काम नहीं कर रहा, गणेश क्या करूं क्या नहीं, ईट चपाती। तो ये चले गए मैथ्स के बाद, ये चले गए 2 घंटे के अकाउंट्स के बाद। अब टिफिन में एक और चपाती बची है। फिर सर आए, इकोनॉमिक्स में हंसाया कराया, थोड़ा टेंशन रिलीव कराए, अभी भूख नहीं लग रही। लेकिन बाद में सर बोले कि आज मैं फाउंडेशन नॉन स्टॉप 4 घंटे लेने वाला हूं। क्या बोले? नॉन स्टॉप 4 घंटे फाउंडेशन लेने वाला हूं। टेंशन 4 घंटे, और सर ने बोला मैं ब्रेक भी नहीं दूंगा, कोई कहीं बाहर नहीं जाएगा। गणेश क्या करूं, टेंशन आ रहा। विष्णु हैव जोड़ दिया, 5 चपाती टेकन, 5 चपाती जोड़ दिए। अब मैंने जैसे बोला था 4 घंटे नॉन स्टॉप अपना चालू हो गया, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सब ऐसा ऐसा टेंशन दे दी सर, ऐसा बोल दिए कि बस पूछे मत। सुबह से शाम तक खाए 5 रोटियां पूरी हजम करा दी सर 4 घंटे में। अब घर जाते मम्मी बोले टेक दिस 6 चपाती, जोड़ दो, लियो क्यों खत्म करो, वाह। अब देखो विष्णु ने 6 की 6 चपाती कंज्यूम की है, लेकिन हमारी विष्णु ने अब कंजम्पशन कैसे किया है? इज इट अ कंटिन्यूअस कंजम्पशन और देर इज इंटरवल और ब्रेकेज और गैप बिटवीन कंजम्पशन? गैप। So do you find any decline in utility because consumption is done after a certain level? धीरे धीरे कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। जैसे फ्रूटी की 5 पैकेट दिए आपको, आज एक पीना, कल एक पीना, परसों एक पीना, तरसों एक पीना, 5 दिन में 5 पैकेट पीना। हर दिन आपको यूटिलिटी सेम मिलेगी या डिमिनिश होगी? सेम मिलेगी, क्योंकि कंटिन्यूस कंजम्पशन है क्या? नहीं। वही फ्रूटी के 5 पैकेट देते अभी के अभी एक साथ पियो, कंटिन्यूस पियो, तो यूटिलिटी कम होती है, क्योंकि इंटेंसिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे कंज्यूम करोगे। जैसे विष्णु घर पे बैठा, मम्मी एक एक चपाती लाते गई, लास्ट में मम्मी ने जबरदस्ती दी, डैडी ने जबरदस्ती दी, कंटिन्यूस देते गए, जैसे जैसे वो कंज्यूम करता गया वैसे डिमिनिशिंग हुआ। लेकिन दिन भर के पूरे दिन में अगर विष्णु 6 चपाती, क्या विष्णु हमारा 7 चपाती भी खा सकता है गैप में, हाँ गैप में। तो ऐसे सिनारियों में अगर कंटिन्यूस कंजम्पशन नहीं है, यस, अगर कंटिन्यूस कंजम्पशन नहीं है तो यूटिलिटी डिमिनिश होगी क्या? यूटिलिटी डिमिनिश होगी क्या? नहीं, यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या अज्यूम करता है कि कंजम्पशन, लिमिटेशन क्या कहता है, सॉरी लिमिटेशन क्या कहता है कि कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। नेक्स्ट, द लॉ फेल्स इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड। शीला आंटी, ओके, जूलिया आंटी, शीला आंटी, जूलिया आंटी बोथ आर गुड फ्रेंड। अब इन दोनों आंटी को पसंद क्या है? गोल्ड, सोना 50 तोला। क्या पसंद है? गोल्ड, सोना 50 तोला, राइट। अब मुझे बताओ, महिलाओं का तो आपको मालूम है जितना ज्यादा सोना, हाँ, तो गोल्ड ऐसी चीज है जो उन्हें बहुत भाती है, राइट। तो जैसे जैसे सोना उन्हें खरीदने का मौका मिल रहा है, जितना ज्यादा क्वांटिटी सोने का आएगा उतना वो कम खुश होंगे, ज्यादा खुश होंगे? उनका सेटिस्फेक्शन ज्यादा बढ़ेगा या कम होगा? ज्यादा। तो जैसे जैसे सोना आता रहेगा, जैसे जैसे सोना परचेस करेंगे, जैसे जैसे सोने को वो खरीदते रहेंगे, वैसे वैसे उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ने लगता है।
Yes or no? So can I say with increase in the consumption in case of prestigious good the utility is increasing? Yes or no? हाँ या ना? जैसे जैसे सोने का कंजम्पशन बढ़ रहा है वैसे उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है, डिमिनिशिंग का कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए ये जो लॉ है ये प्रेस्टिजियस गुड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। दिस इज ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैन बी आइदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और इट मे बी सब्स्टिट्यूट। नाउ when we are talking about law of diminishing marginal utility, the utility will be diminishing with respect to the only commodity. That doesn't have to do anything with the related commodity. That does not have to do anything with the related commodity. Utility जो है diminish जब होगी जब हम उसका consumption continuous करेंगे, लेकिन अगर उस commodity का consumption किसी related goods पे dependent है तो related goods की availability के ऊपर भी decide होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है कि नहीं होता है। जैसे चाय, 1 कप चाय पी ली, 2 कप चाय की पी ली, 3 कप चाय पी ली, ऐसे 5 कप चाय अगर कंटिन्यूसली तुम पीते चलो तो फिर मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। लेकिन पहली वाली चाय दूसरी वाली चाय जब तक पिए तब तक घर में शक्कर थी, तीसरे चौथी पांचवी चाय जब पीने गए, तीसरा चौथा और पांचवा कप जब पीने गए तब तक शक्कर घर में खत्म हो गई ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ the related commodities. Now will you be able to understand the same utility as we understood in first two? No. So कहीं ना कहीं यूटिलिटी जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये रिलेटेड गुड्स के अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, जो एक लिमिटेशन के तौर पे माना जाता है बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस जो है हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बहुत से किए गए हैं। जैसे कि एक बताया है कॉन्स्टेंसी ऑफ utility of money. Do you think it is possible? Do you think it is possible? कौन पागल इंसान है जो एकदम उल्टी करने तक खाता है? कंटिन्यूस कंजम्पशन कौन करता है? कोई नहीं करता, नहीं करता इसमें हमारा कोई भी व्यक्ति उतना ही खाएगा जितना उसको जरूरत है। बस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप समझ के रहेंगे, खाते रहेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये सारे जो अजम्पशंस है ये अनरियलिस्टिक है, ये रियल वर्ल्ड में देखने के लिए बहुत मुश्किल माना जाएगा। अभी ओके so these are all the assumptions and limitations of the law of diminishing marginal utility. तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का 2 लॉ खत्म होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अगला कंसेप्ट क्या है मेरा? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। प्लीज अंडरस्टैंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, बहुत एक इजी कंसेप्ट है। पीयूष बेटा आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ आयुष के साथ। द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हमारे सारे लॉ के अंदर कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी पे ये एक और कंसेप्ट है जो अपने को समझना है। इसके बाद बचा है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज ऑन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल पे अभी हमारा लास्ट लॉ है जो हमें समझना है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। इट इज अगेन बेस्ड ऑन कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जो क्या कहता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। यस और नो? हाँ ना? नेक्स्ट पॉइंट, द थ्योरी इज अगेन गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ऐसा नहीं है कि सब उन्होंने ही किया है, लेकिन मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने देखा था उसी का थोड़ा एक्सटेंशन हम इसे कह सकते हैं, उसी का हम थोड़ा एक एक्सटेंशन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस को कह सकते हैं। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है? एज पर अल्फ्रेड मार्शल, एक्सेस of the price which a consumer would be willing to pay rather than go out without a thing or that what he actually does pay। ये बाबा लोगों का, इन लोगों का अच्छा है, इनको चीजें समझानी भी होती है, लेकिन मेरे को एक समझ में आ रहा है इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर सकते? अब ये पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? एक्सेस ऑफ द प्राइस विच अ कंज्यूमर विल बी विलिंग टू पे rather go out without a thing over that what he actually does pay। क्या समझे इसमें? कुछ नहीं समझे, सिंप्लीफाई करता हूं, समझो।
कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू what a consumer is ready to pay, what a consumer is ready to pay minus what he actually pays. कंज्यूमर सरप्लस के न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल की तरफ बाद में आऊंगा, पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एन एग्जाम्पल, राइट. सो एग्जाम्पल में हम नए कैरेक्टर लेंगे. गणेश नको, विष्णु नको, जूली नको, कोई नको. अनिरुद्ध किसको लेंगे? अभी अजीत को लेंगे आज. वेट, रुक रहे हैं. Always wear a mask. Social distancing. एक सेकेंड. यस, ओके. अब ये हमारा अजीत है. अजीत दादा अभी अपने भाई के शादी में जाने वाला है. अपने भाई के शादी में जाना चाहता है, और अब भाई की शादी में जाते बड़ों पे नए कपड़े तो खरीदना पड़ेगा. भाई की शादी है तो भाई की शादी में जाना है तो कपड़े खरीदना है. तो कपड़े खरीदते तो फिर वो बोलते हैं कि चलो मार्केट में जाते जा, मार्केट में देखते क्या क्या है. तो लेट से वो मार्केट में जाता है. मार्केट में बहुत सारे ड्रेसेस देखता है, राइट. एक जगह पहले वो पहुंचता है, वो सब जगह घूमता है करता है, लेकिन बाद में उसे हमारे नारवानी जी की संस्कृति ड्रेसेस वो अच्छे लगते, वो बोलते यहाँ पे अच्छी क्वालिटी वैरायटी, यहाँ जाके रुकेंगे. तो इनके दुकान पे जाता, फाइनली इनके डैड को बोलता है कि क्या क्या है इसमें वैरायटी मुझे बताइए, जो है वो मैं देखूंगा. बहुत सारे ड्रेसेस देखता है. वो ड्रेस में से लेट से उसे एक ड्रेस पसंद आ जाता है. लेट से ही मेक्स अ चॉइस ऑफ अ ब्लेजर. शादी का मौका है ना बेटा, तो ब्लेजर, तो ब्लेजर उसे पसंद आ जाता है. अब ब्लेजर पसंद होने के बाद अब वो खरीदना है. बट ऑब्वियस खरीदने से पहले अपने को समझता कुछ भी नहीं, पागल की जैसे कुछ समझता नहीं, कुछ नहीं. लेकिन कहीं भी जाओ कपड़े, जैसे कि क्या समझ रहे छू के कैसी क्वालिटी है. कभी भी देखो, आधे लोगों को देखो, कोई कपड़े की दुकान पे ज्यादा कपड़े लेता है, वो कपड़े कितनी से है, हाँ, फिर वो ऐसा ऐसा देखेंगे, तो उसको हाथ लगा के उसको समझने वाला है कितनी क्वालिटी है उसकी, क्या पैसे हैं, क्या प्राइस है. कुछ नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता. कोई बोल दिया भाई ये कॉटन का शर्ट है 500 रुपए का, आप कितना भी टच करो, कितना भी फील करो, तुमको समझ में नहीं आएगा कॉटन है कि क्या है, वो कॉटन है कि नायलॉन, तुमको समझ में भी नहीं आता. लेकिन फिर भी चालू रहता है, देखते रहते हैं. तब अजीत को एक ब्लेजर पसंद आया है. हाँ, अब अजीत को ब्लेजर पसंद, अजीत बोला कि ये ब्लेजर मुझे लेना है. ठीक है. अब अजीत पूछने लगा कि अंकल जी इसका प्राइस क्या है. तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ सेम, हमारे सतीश भाई बोलो प्राइस क्या है इसका. अब वो उससे पहले कुछ प्राइस बोले. हम कस्टमर्स हैं, हम कंज्यूमर्स हैं. हम जब कभी भी कोई चीज खरीदते हैं, इससे पहले भी कोई प्राइस हम उससे पूछे, हम हमारे दिमाग में कुछ एक प्राइस बना लेते हैं उस चीज को देखकर. ऐसे बहुत बार तुम्हारे साथ हुआ होगा. देखो कि हम कोई चीज, तुम कोई ड्रेस लेने की कोशिश कर रहे हो, वो ड्रेस तुम्हें पसंद आया, इससे पहले कोई दुकानदार आपको कोई दाम बोले, उससे पहले आपके दिमाग में एक थॉट बन जाता है. अजीत ने उस ब्लेजर का ट्रायल लिया, पूरा पहना, ट्रायल रूम में जाके पूरा एक बार चेक किया, आगे पीछे से फोटो निकाला, फोटो निकाल के उसके पापा मम्मी को भेजा कि ये फोटो है. तो बोले छान दिसतोय, वेरी गोड दिसतोय, गोंडस दिसतोय, गोड दिसतोय, गोंडस दिसतोय, नाही दिसतोय. तो अब वो ब्लेजर निकाल रहा, मम्मी पापा को तो पसंद आ गया. तो अब वो बोला आए आज शादी भी करा दो मेरी, ब्लेजर मैं भी पहन रहा. तो ब्लेजर पहन लिया. अब वो उसके मन में भी चल रहा है कि अच्छा लग रहा है. फिर वो ब्लेजर को टच करने की कोशिश करता है, उसके कपड़े क्वालिटी चेक करता है, अंदर से सिलाई विलाई स्टिचिंग वगैरह सब देख लेता है. सब चीजें देखने करने के बाद उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ब्लेजर अच्छा है. उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ब्लेजर अच्छा है. जब कभी भी हम ऐसी चीज करते हैं, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो रफ अराउंड हम हमारे दिमाग में कुछ एक प्राइस उसकी बना लेते हैं.
ठीक है। लेट्स से पूरा ड्रेस देखने के बाद, पहनने के बाद, करने के बाद, ट्रायल करने के बाद अजीत को जो ब्लेजर पसंद आया है, तो उसके दिमाग में ऐसा थॉट है कि ये ब्लेजर शायद 5,000 रुपए का होना चाहिए। हम कोई चीज देखते हैं, हमें पसंद आती है, तो हम देखने के बाद उसके लिए कुछ एक इमेजिनेशन करते हैं कि ये चीज का प्राइस क्या है, ऐसा पहले मन दिमाग में सोचते हैं, और फिर उसके बाद उसका प्राइस टैग देखते हैं, और फिर उसे कंपेयर करते हैं कि तुम्हें क्या लगा और एक्चुअल प्राइस टैग है क्या, राइट। अब सब कुछ देखने करने के बाद, समझने के बाद, उस ब्लेजर को ट्रायल करने के बाद अजीत को लगता है कि ये ब्लेजर 3 पीस है, तो इसका दाम जो है 5,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5,000। अब वो ड्रेस लेकर बाहर आया ट्रायल रूम से, और हमारे सतीश भाई के पास दिया, बोले अंकल जी, बोले ये ब्लेजर है, ये मुझे पसंद आया, इसका प्राइस क्या है? नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ डिफरेंट प्राइसेस व्हिच इज डैड इज कोटिंग। पहले वाले केस में लेट्स से अजीत को संस्कृति के डैड ने, सतीश भाई ने प्राइस कोट किया है 10,000। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होता? लई महाग है बाबा, दूसरे दुकान और बोगा लगते हैं, बहुत महंगा दिख रहा है। तो इससे क्या है, वो ड्रेस देखने के बाद, ब्लेजर ट्रायल करने के बाद, ब्लेजर पहनने के बाद, मम्मी पापा के रिएक्शन देखने के बाद, खुद समझने के बाद, ही इज विलिंग टू पे 5,000। he has made up his mind where he is willing to pay 5,000। बट सतीश भाई ने प्राइस क्या कोट किया है? 10,000। जितनी उसकी तैयारी है उस ब्लेजर के लिए देने की, वो 5,000 रुपए है, लेकिन उसका प्राइस 10,000 है। क्या लगता है? विल ही पे? विल ही पे? विल ही पे? नो। सेकंड, so he will not buy the blazer। दूसरे वाले सिचुएशन में लेट से सतीश भाई उनको 5,000 का ही प्राइस कोट करते हैं, जितनी वो उम्मीद कर रहा था उतनी ही उसकी प्राइस है, तो उसे वर्थ इट लगा, वो बोला कि नहीं ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या अजीत उसको बाय करने की सोचेगा क्या? यस। देखो, he is willing to pay 5,000, the price is also 5,000, so he is ready to pay 5,000, yes or no? आया ना, तो सेकंड वाली सिचुएशन में वो ब्लेजर खरीद लेगा। लेकिन अब तीसरी सिचुएशन है, वो बोला अंकल जी इसका प्राइस कितना है? तो बोले 5,000। 5,000 है, कुछ कम होगा कि? बोले नहीं होगा। अच्छा, वो एक बात बोलना था मुझे कि आपकी डॉटर मेरी क्लासमेट है, हम दोस्त है अच्छे, वी आर गुड फ्रेंड्स, लेकिन तो आप उससे भी पूछ लो, हम अच्छे दोस्त है, प्लीज दोस्ती के नाते आप भी हमारे दोस्त, आपकी डॉटर दोस्त, आप दोस्त, कुछ तो हमें कम कर दो। फिर कैसा है, कोई भी बाप है, बेटी का नाम सुना, अरे मेरी बेटी के पहचान का है, वो पहचान से आया है, ठीक है भाई, तुम मेरी बेटी के पहचान से आए हो, सब हो, और आज मेरी बेटी का बर्थडे है, अच्छा दिन है, ठीक है, काम को तुम्हें डिस्काउंट देते हैं। आज बर्थडे है, ऑफर चल रहा है, संस्कृति का हमारा बर्थडे, इसलिए संस्कृति ड्रेसेस पे ऑफर चल रहा है, फ्लैट 50। तब तीसरे सिनारियो में प्राइस कितना है? 2,500। प्राइस कितना बेटा? 2,500। अब मुझे एक बात बोलो, इसके दिमाग में क्या प्राइस घूम रहा है? 5,000। फाइनल प्राइस इसे अपने जेब में से कितने देने पड़ रही है? 2,500। खुशी खुशी देगा? खुशी खुशी देगा क्या? आया ना? वाई? बिकॉज इज विलिंग टू पे 5,000। इज विलिंग टू पे 5,000 बट इज गेटिंग दैट कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 2,500। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसके हिसाब से? उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2,500 का। उसे लग रहा है 5,000 की चीज 2,500 में आ रही है, ले लो, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। देखो पहला सिचुएशन देखो, व्हाट इज कंज्यूमर विलिंग टू पे? 5,000। व्हाट ही विल एक्चुअली पे? 7,500, सॉरी 10,000। पहले वाले सिचुएशन में कितना पे करना पड़ेगा उसे? 10,000। तो जितना सोचा उससे ज्यादा उसकी कीमत है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी कस्टमर बाय नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है जितना प्राइस है और जितनी उसकी यूटिलिटी है उसके हिसाब से उसका प्राइस 5,000 होना चाहिए। लेकिन प्राइस कितना बता रहे हैं? 10,000। तो चीज महंगी है तो वो खरीदेगा नहीं। 5 को 5 है तो उसे लगेगा वर्थ है, ले लेते हैं। लेकिन पहले दोनों सिचुएशन के अंदर कंज्यूमर सरप्लस नहीं है, पहले दोनों भी सिचुएशन में कंज्यूमर सरप्लस नहीं है। लेकिन जब तीसरी सिचुएशन की बात करते हैं, कंज्यूमर surplus is equal to what a consumer is
रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। ये कितने देने के लिए तैयार है? 5,000, लेकिन इसकी जेब में से जा रहे कितने? 2,500। तो इसे ये 2,500 का क्या मिल रहा है? सरप्लस। इस सरप्लस को हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो जब कभी भी मार्केट में आप जाओ, जब कभी भी आप, आज मेरा, तुम दोनों क्या कर रहे थे? ध्यान दो, नहीं दो। हाँ तो इधर देखो, नहीं जूम करके दिखा रहा हूं, उधर क्या देख रहा बेटा? तो जब कभी भी आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो और कोई चीज देखते हो, कोई चीज पसंद करते हो, उस चीज का दिमाग में कोई प्राइस बैठा लेते हो और बाद में जब दुकानदार को बोलते हो कि इसकी कीमत क्या है, तुमने जो प्राइस सोची थी अगर उससे कम का दाम अगर दुकानदार अगर आपको कोट करता है, तुम बिल्कुल भी हिचकिच जाते हो क्या खरीदने में? फटक से वो चीज खरीद लेते हो। तुम्हें क्या लगता है ये तो सस्ता दे रहा है, ले लो। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? कंज्यूमर सरप्लस अप्लाई हो रहा है। तो कंज्यूमर surplus is a situation where the consumer gets a surplus with the formula what a consumer is ready to pay minus what he actually pays. अजीत 5,000 रुपए देने के लिए तैयार है उस ब्लेजर के, लेकिन अजीत को देने से कितने पड़ रहे हैं? 2,500। तो उसको लग रहा है उसका फायदा है, जितना मैं पैसा दे रहा हूं उससे ज्यादा मेरे को यूटिलिटी ये ब्लेजर देगा, जितना मैं पैसा दे रहा हूं उससे ज्यादा की वो यूटिलिटी देगा। तो ये जो 2,500 जो मिल रहा है, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस, जिसके बेसिस पे अजीत डिसीजन लेगा whether he wants to buy or whether he doesn't want to buy. लेकिन अगर कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिल रहा है, 5,000 रुपए वो देने के लिए तैयार है, लेकिन प्राइस 10,000 है, will he buy? No. So consumer surplus also helps a consumer to make the decision of whether to buy or whether not to buy. तो जब कभी भी कंज्यूमर सरप्लस होगा तभी कंज्यूमर बाय करेगा, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस अगर नहीं है तो कंज्यूमर बाय नहीं करता। समझ में आई थ्योरी? समझ में आई क्या? आया ना? राइट। तो आ जाओ न्यूमेरिकल की तरफ। अब एक ड्रेस की कमोडिटी, ये कंज्यूमर सरप्लस का डिस्कशन अपन लास्ट करेंगे, फिर उसके बाद रोक देंगे, राइट। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या है अपना? अरे 2 मिनट में होता है, ठीक है। अब समझ लो ये अजीत का जो ड्रेस है वो 5,000 का नहीं होकर 1,000 रुपए का है, 750 रुपए का है, 500 रुपए का है। ये अलग अलग प्राइसेस है ड्रेस की जो उससे खरीदने हैं, 1,000 रुपए, 750 रुपए और 500 रुपए। लेकिन उसके मन में जो ड्रेस खरीदने की कीमत उसने सोच के रखी थी वो कितनी है? 750। इज रेडी टू पे 750। व्हाट इज द प्राइस? फर्स्ट में 1,000 है, दूसरे में 750, तीसरे में 500। तो पहले वाले सिचुएशन में कंज्यूमर सरप्लस है क्या? नहीं है, क्योंकि उसे लगता है चीज की कीमत कितनी है? 750, लेकिन है कितने बेटा? 1,000 रुपए। तो ऐसे केस में वो बाय नहीं करेगा क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव है। 750 ओके, कंज्यूमर सरप्लस भी नहीं है लेकिन जेब से ज्यादा पैसे भी नहीं जा रहे, वर्थ इट है तो ले लेते हैं। लेकिन तीसरे सिचुएशन में उसको ड्रेस मिल रहा है 500 रुपए में, उसको लगता कितना था वो ड्रेस कितने का है? 750 का। तो 250 रुपए जो उसको प्लस मिल रहा है, क्या मिल रहा है? सरप्लस। उसको लगता है कि मेरे पैसे बच रहे हैं अगर मैं अभी चीज को इस दाम पे खरीदता हूं तो वो ऐसे टाइम पे सरप्लस की वजह से, कंज्यूमर सरप्लस की वजह से उस कमोडिटी को बाय करेगा। हाँ या ना? यस और नो? राइट। अब यहां पे एक और एग्जांपल दिया है, अलग अलग क्वांटिटीज दी गई है 1 to 7। ये चॉकलेट की है, ये कोई एक चॉकलेट की है जो बनाई है, और इस चॉकलेट की प्राइस कितनी है बेटा? 20 20 20 20 20 20 20। अब ये जो अलग अलग क्वांटिटीज है इसमें से मिल रही मार्जिनल यूटिलिटी 30 28 26 24 22 20 एंड 80। अब कंसेप्ट समझ में आया तो ऐसे आप कंज्यूमर सरप्लस समझने की कोशिश करो। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? चेंज इन यूटिलिटी। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाता गया वैसे वैसे मेरे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती गई, चेंज इन यूटिलिटी कम होती गई। यस और नो? राइट। पहली चॉकलेट जब कंज्यूम किया तो उसकी यूटिलिटी कितनी थी बेटा मेरी? 30। उसकी यूटिलिटी कितनी थी? 30। प्राइस कितना दे रहा था मैं? 20। मेरे को यूटिलिटी उसमें से 30 की मिल रही थी, मैं उसके पे 20 रुपए कर रहा था, तो 10 रुपए मेरा क्या हो रहा था? सरप्लस। 10 क्या हो रहा था मेरा? सरप्लस। 28 28 26 26 24 24 22 minus 20 is 2 20 20 0।
लेकिन उसके बाद जब हम 7वां यूनिट कंजम्पशन की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर से यूटिलिटी कितनी है मुझे 18 की, यूटिलिटी कितनी है मुझे 18, लेकिन उसके लिए प्राइस कितने देने पड़ रहे जेब से 20, यूटिलिटी कम मिल रही है, प्राइस ज्यादा जा रहा है, तो सरप्लस होगा क्या? नहीं, उल्टा नेगेटिव सरप्लस होगा, उल्टा नेगेटिव सरप्लस होगा। अभी कंज्यूमर सरप्लस का ये जो पॉइंट है ये समझने के लिए ये अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट वन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 1 रुपी, वन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 1 रुपी। हमारी यूटिलिटी के मुताबिक हम प्राइस देने के लिए रेडी रहेंगे, बरोबर है? तो ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है, तो दिस इज द प्राइस विच आई एम विलिंग टू पे एंड दिस इज माई एक्चुअल प्राइस, यस और नो? तो मैंने क्या कहा, वन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 1 रुपी, सो व्हाट इज आई एम विलिंग टू पे 30 रुपीज, 28 रुपीज, 26 रुपीज, 24, 22, 20 एंड 18, दिस इज द व्हाट आई एम विलिंग टू पे एट डिफरेंट क्वांटिटीज। लेकिन एक्चुअल प्राइस ये है, इनमें से जो माइनस करो जो बचा वो मेरा क्या है, कंज्यूमर सरप्लस, यस और नो? अब इसी चीज को अगर हम ग्राफ पे लें, इसी चीज को अगर हम ग्राफ पे लेते हैं, और ग्राफ पे लेके कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट कंज्यूमर सरप्लस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। टोटल एक्सपेंडिचर व्हाट अ कंज्यूमर एक्चुअली पेज, what a consumer is actually paying can be calculated. Total expenditure is equal to area of PQRS with the area of PQRS. PQRS. Now ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड, यस और नो? डू यू रिमेंबर? लेंथ इनटू ब्रेड। अब हमारे पास कैलकुलेशन हम डायग्राम के ऊपर से कर रहे हैं, कैलकुलेशन हम डायग्राम के ऊपर से कर रहे हैं। लेंथ इनटू ब्रेड, लेंथ इनटू ब्रेड इज इक्वल टू SR इनटू SP। एक सेकेंड, SQ, सॉरी, ये S नहीं, सॉरी O है, OR इंटू OP, नहीं OQ, सॉरी, एक सेकेंड, अब ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये है PRQ और O। अब लेंथ इंटू ब्रेड करना है आपने को, निकालो, OP इंटू OQ, बरोबर। OP कितना है मेरा, ये OP है मेरा 6, OP कितना है मेरा 6 मल्टीप्लाइड बाय OQ, OQ कितना है मेरा, OP 6 नहीं है बेटा मेरा, एक मिनट, OP मेरा 20 है। OP मतलब क्या है, मेरा प्राइस है। OP क्या है मेरा, प्राइस, प्राइस कितना है मेरा 20 मल्टीप्लाइड बाय OQ यानी क्वांटिटी आई एम गोइंग टू बाय 6 इज इक्वल टू 120। अब 120 कैसे आया, टोटल एक्सपेंडिचर समझने की कोशिश करो। इस टेबल को ऑब्जर्व करो, इसमें 7 चॉकलेट मैंने कंसिडर की है। क्या मैं 7 चॉकलेट खरीदूंगा कंज्यूमर सरप्लस के हिसाब से, या कितने चॉकलेट खरीदूंगा, 6। 7वीं यूनिट क्या मैं कंज्यूम करूंगा क्या, जब मुझे नेगेटिव सरप्लस मिल रहा है, जब उसमें से यूटिलिटी मेरे को 18 की है और जेब में से 20 रुपए जाएंगे, तो 7वां यूनिट मैं खरीदूंगा क्या, नहीं। सो आई विल स्टॉप माई कंजम्पशन ऑन 6th यूनिट, आई विल स्टॉप माई कंजम्पशन ऑन 6th यूनिट, बरोबर। फिर इसके हिसाब से जब OQ को हम मेजर करते हैं, OQ यानी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहा हूं मैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय OP, OP इज द प्राइस, OP प्राइस कितना है मेरा 20
So 6 multiplied by 20 is equal to 120. So 120 is nothing but denoting the area of this particular rectangle, which is nothing but my total expenditure on 6 chocolates. Which is nothing but my total expenditure on 6 chocolates. देखो 6 चॉकलेट की कीमत क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 120. तो ये एरिया और प्राइस मैच हो रहा है. अब बात करते हैं सेकंड की तरफ. कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या बेटा, ये जो ट्रायंगल है पीडीआर, ये ट्रायंगल क्या है मेरा, कंज्यूमर सरप्लस है. ये ट्रायंगल क्या है मेरा, कंज्यूमर सरप्लस. जो न्यूमेरिकल ऊपर कैलकुलेट किया है उसको अब हम डायग्राम के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं. ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यस और नो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस. बेस कितना बेटा इसका, पी. यहाँ पे कुछ लिखने करने में गलती हुआ है, तुम देख के लिख लेना. पी आर ये लिख देते हैं, हाफ इंटू पी आर मल्टीप्लाइड बाय हाइट पी डी. पी डी राइट, ये पी आर और ये पी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर यानी क्या है मेरा, क्वांटिटी. पी आर यानी क्या है मेरा, क्वांटिटी. यस और नो, क्वांटिटी कितना है 6. और पी डी, पी डी यानी मैक्सिमम प्राइस आई एम विलिंग टू पे इज 30. मैक्सिमम कितना पैसा देने के लिए तैयार हूं मैं, 30. लेकिन उसमें से ओपी में कितना है, ये पूरा मैक्सिमम प्राइस देने के लिए कितना तैयार हो, मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस कितना देने के लिए तैयार हो, 30. 30 में से ओपी कितना है मेरा 20. तो ये एरिया कितना बचा मेरा 10. ये लेंथ कितना बचा मेरा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो, 30 आया 30. तो हमने एरिया वाइज एरिया का फॉर्मूला रखकर ट्रायंगल के एरिया कैलकुलेट करके कंज्यूमर सरप्लस को कैलकुलेट किया, जो आया है 30. अब क्रॉस टैली करो. पहले वाले चॉकलेट का कंज्यूमर सरप्लस कितना है 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28, 24 प्लस 2 30, 30 प्लस 0 30. What is consumer surplus? 30. Did we calculate also with the diagram? Yes, this is how we calculate consumer surplus directly with the diagram also. जहाँ पे जो ट्रायंगल जो पार्ट रहेगा उसका सीधा हमें क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है. वो ट्रायंगल एरिया मेरा क्या रहेगा, कंज्यूमर सरप्लस. देखो ये ट्रायंगल एरिया क्यों है, तो मैं समझने की कोशिश करो. ये वो एरिया है जो मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूं, बरोबर. इतना मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूं. कंज्यूमर सरप्लस कब होता है, अजीत 5000 देने के लिए तैयार है लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन 5000 से ज्यादा का मिला है, तो फिर कंज्यूमर सरप्लस है. राइट, वो कब होगा, जब उसके लिए यूटिलिटी ब्लेजर की 5000 है और उसका प्राइस क्या है 2500. यूटिलिटी उसके लिए क्या है 5000 और उसके लिए प्राइस क्या है 2500, तब जाके सरप्लस है. इतना एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी तैयारी इतना करने के लिए, ये देखो एक सेकंड, अजीत की तैयारी एक्सपेंडिचर करने की इतनी थी, यहां से इतना, बरोबर है. लेकिन एक्चुअली उसने पे कितना किया है, यहां से इतना ही. तो ये जो बच गया, ये क्या बचा उसका सरप्लस. व्हाट ही इज विलिंग टू पे इज दिस मच, व्हाट ही एक्चुअली इज पेइंग इज दिस मच. सो व्हाटएवर इज द बैलेंस इज नथिंग बट हिज सरप्लस. इज इट ओके, इज इट ओके, इज इट ओके. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट the consumer surplus with the help of diagram. जहां पर क्या दिया है, 7th quantity is not being considered as consumer will not demand 7th quantity due to negative surplus. Is it okay? Is it okay? चलो next heading. Limitations of consumer surplus. अरे ये हेडिंग क्यों ले रहा हूं, ऊपर वाले हेडिंग का रिपीटेशन है, खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट में खत्म हो रहे हैं. क्या है देख तो लो, पहले क्या बता रहा हूं देख लो. लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. 1 मिनट, मैंने क्या बोला था, दिस लॉ इज एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिमिटेशंस रहेंगे वो यहीं अप्लाई होंगे.
हो गया एक पॉइंट में, थोड़ा सब्र करो. Limitations of theory of consumer surplus. Please pay attention. All the limitations of law of diminishing marginal utility also apply to consumer surplus theory. क्योंकि ये LDMU का कंटिन्यूएशन है तो उसके लिमिटेशंस इसको भी अप्लाई होंगे, जैसे कि होमोजीनियस, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, है ना, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, वो सारे अजम्पशंस यहाँ पर भी अप्लाई, वो सारे लिमिटेशंस यहाँ पर भी अप्लाई होंगे. और उसके बाद अजम्पशंस, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है किस चीज का कंटिन्यूएशन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो वहां के अजम्पशंस भी यहाँ पे अजम्पशंस होंगे. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो भी अजम्पशंस है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो भी लिमिटेशंस है, दे आर ऑल्सो द अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी, as this is a continuation of the law of diminishing marginal utility. So we end of discussion for today. We'll continue next of discussion tomorrow. Thank you so much.